चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 जो कि एटमॉस्फेयर पर मुश्तमिल है उसको डिस्कस करते हैं। आज एटमॉस्फेयर को इसमें से डिस्कस करना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर हमने डिस्कस नहीं करना, सिर्फ एटमॉस्फेयर की आगे कंपोजिशन वो कह रहा है, हमें पता ज़ाहिर बात है इर्द गिर्द हवा है, हवा में गैसेस होंगी और थोड़ा सा पानी वाटर वेपर्स भी होंगे। 99% जो हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है ना उसका मैस निचले 30 किलोमीटर के अंदर यानी ज़मीन की सतह से लेकर हम ऊपर जाएंगे ना, ऊपर हम 30 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये हमारा 99% मैस हो जाएगा एटमॉस्फेयर का। उसके ऊपर सिर्फ 1% है बाकी एटमॉस्फेयर, और उसमें से भी 75% जो है नीचे वाले 11 किलोमीटर में है। कंपोजिशन इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में 78%, 21% ऑक्सीजन है, आर्गॉन हमारे पास 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है 0.03%। मेन टॉपिक हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर को पढ़ने के लिए ना इसको हमने लेयर्स में डिवाइड कर दिया कि इस कितनी लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर 4 स्फीयर्स यानी 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है जो कि ज़मीन की सतह से शुरू होकर ऊपर तक जाती हैं। स्टैंडिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ अपवर्ड्स, ज़मीन की सतह से ऊपर 4 लेयर्स हम इसको डिवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर को। द कंसनट्रेशन ऑफ कंपोनेंट गैसेस डिक्रीज इज ग्रेजुअली अपवर्ड, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना गैसेस की कंसनट्रेशन कम होती जाएगी, यानी ज़मीन की सतह के करीब गैसेस ज़्यादा हैं, ऊपर जाते जाते गैसेस कम होने लग जाती हैं। हमने ऊपर पढ़ा नहीं 99% एटमॉस्फेयर है ही जो 30 किलोमीटर के अंदर यानी ऊपर जाएंगे तो गैसेस बहुत कम हो जाए। द रिजल्ट इज़ ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी ऊपर जाते जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर है किस वजह से? गैसेज की वजह से ही प्रेशर है। गैसेज जो प्रेशर एक्सर्ट करती है ना वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाता है। जैसे जैसे गैसेस कम होती जाएंगी तो प्रेशर भी कम होता जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कभी भी रेगुलर वे में चेंज नहीं होता, बट टेम्परेचर डज नॉट चेंज इन ग्रेजुअल वे कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो या बढ़े। इसका एक इरेगुलर चेंज है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, वो हम देखते हैं। ये हमारे पास उन्होंने 4 लेयर्स बना दी। वो 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं? सबसे निचली लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपरी स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर वाली मीजोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर। अब ये देखो टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ड, जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में हम जाते जाएंगे ना नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर मीजोस्फेयर में कम होगा, फिर थर्मोस्फेयर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक इरेगुलर तरीका है, जबकि प्रेशर जो है वो जितना ऊपर जाएंगे वो कम ही होगा हमेशा। लेकिन टेम्परेचर का ये थोड़ा सा इरेगुलर, रेगुलर होता तरतीब से, इरेगुलर बेतरतीबा सा ये है सिस्टम, कम्प्लेक्स पेचीदा निज़ाम है टेम्परेचर का। हम टेम्परेचर वेरिएशन की बुनियाद पर इसको डिवाइड कर देते हैं 4 रीजन्स में। आए हम उसको बारी बारी पढ़ते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 17 डिग्री टू -58 रेगुलरली इन द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू 12 किलोमीटर, यानी हम नीचे से जब ज़मीन की सतह से ऊपर जाएंगे ना तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, 17 डिग्री से -58 डिग्री तक जाएगा 12 किलोमीटर जब हम ऊपर चले जाएंगे। शुमाली इलाके जो हैं जहाँ पहाड़ हैं वो ज़्यादा बर्फ़ानी ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा ठंडे हैं। क्यों? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर है, ये सबसे निचली है ना एटमॉस्फेयर की लेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये दिस लेयर इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। अबव दिस लेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर फिर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 50 किलोमीटर तक जाती है। ये कहाँ से शुरू होती थी? 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक, यानी ज़मीन की सतह से हम सीधा ऊपर 12 किलोमीटर जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर, और उसके 12 के बाद 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर। इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है 2 डिग्री तक। इस लेयर के बाद हमारे पास आती है मीजोस्फेयर जो कि 85 किलोमीटर तक जाती है। इसमें टेम्परेचर कम होता है ना, -93 तक चला जाता है। फिर 85 किलोमीटर से हम ऊपर जाएंगे तो थर्मोस्फेयर, उसमें फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसमें हमने ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को मेनली डिस्कस करना, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को हमने डिटेल में नहीं पढ़ना। अब हम पढ़ते हैं कि ये टेम्परेचर क्यों ट्रोपोस्फेयर में कम होता है और स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है। आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है इसकी। देखो ट्रोपोस्फेयर 0 से 12 किलोमीटर तक है, टेम्परेचर रेंज इसकी 17 डिग्री से होता है, और ऊपर जाते हैं जैसे जैसे कम होता जाता है। आप मरी याद रख लो, हम मरी जाते हैं, ये हमारा सबसे निचला है ना एटमॉस्फेयर का लेयर जहाँ तक हमारी उसके बाद -58 से 2 डिग्री तक जाता है जब हम 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है मीजोस्फेयर में 2 से -93 तक चला जाता है, फिर थर्मोस्फेयर में -93 से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब ट्रोपोस्फेयर को डिस्कस करते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं जो इसको बनाते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हमने ऊपर पढ़ा 79%, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। दीज 2 गैसेज 99% मिलकर बना देती हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर का।
आल्दो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की वाटर वेपर्स की बहुत कम है, लेकिन इनका भी अहम किरदार है इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। जाहिर बात है जब हवा में नमी कम होगी या नमी ज़्यादा होगी तो उसका फ़र्क पड़ता है ना, बारिश आती है, मौसम ठंडा होता है, गर्म होता है, तो इनका भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का बहुत बड़ा किरदार है। बोथ ऑफ दीज गैसेज अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रू बट ऑब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस। यानी ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेज हैं ना, ये क्या करती हैं, विजिबल लाइट जो हमें रोशनी नज़र आती है, सूरज की रोशनी या जो रोशनी हमें नज़र आती है उसको तो वो गुजरने देती हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो हमारी ज़मीन से रेडिएशन निकली, हमें कभी नज़र आया कि ये देखो यार ज़मीन अपने अंदर से क्या रेडिएशंस निकल रही है, कभी भी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन सूरज की रोशनी हमें नज़र आ जाती है, उसकी रेडिएशन हमें नज़र आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो गैसेस उसको पास करने देती हैं, लेकिन जो हमारी जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये गैसेस अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, जो सरफेस इमिट करती है। देयरफॉर दीज गैसेस अब्जॉर्ब मच ऑफ द आउट गोइंग रेडिएशंस एंड वार्म द एटमॉस्फेयर। इसी वजह से ये जो गैसेस हैं, जो बाहर जाने वाली हीट है, जो ज़मीन ने सूरज की रोशनी को जज़ब करके अपनी हीट इमिट करनी है, अपनी हीट रेडिएट करनी है, रिफ्लेक्ट करनी है ज़मीन ने इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में, वो ये जज़ब कर लेती हैं। इस वजह से ज़मीन के अंदर गर्मी रहती है, उस हीट को ये बाहर नहीं निकलने देती हैं एटमॉस्फेयर में। इसलिए ये क्या, किसकी वजह बनती हैं ये गैसेस? वार्मिंग द एटमॉस्फेयर। जहाँ ये गैसेज होंगी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कंसनट्रेशन हमेशा कम होगी गैसेस की, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। यही वजह है कि तमाम जो मौसम है वो इसी रेंज में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, और तमाम जो हवाई जहाज़ हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। यानी कहाँ से कहाँ तक? 0 से 12 किलोमीटर हवा में, इससे ऊपर नहीं जा सकते। जो ऊपर हवाई जहाज़ उड़ रहे होते हैं ना वो 12 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते। यानी आप ये देख लो कि जहाँ तक हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक है, हमें पता है। इन दिस रीजन टेम्परेचर राइजेज ग्रेजुअली अप टू 2 डिग्री। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या हुआ था, -17 डिग्री से -58 तक आया था। 17 डिग्री प्लस था और -58 तो बहुत, तो 0 से भी नीचे, 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाती है वो, तो फिर बहुत माइनस टेम्परेचर हो गया था। जबकि यहाँ पे क्या होता है, -58 से फिर 2 डिग्री तक आ जाता है। अभी भी ठंडा है लेकिन बढ़ रहा है, -58 से 2 तक आया है। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। अब ओजोन कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ड्यू टू ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर। क्यों? ओजोन लेयर, ओजोन गैस प्रेजेंट है यहाँ पे, O3, वो एक लेयर बनाती है और गैसेस को ऑब्जॉर्ब करती है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। विद इन दिस रीजन टेम्परेचर इंक्रीजेज जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को। सच एज लोअर लेयर टेम्परेचर इज -58 और अपर लेयर का, यानी यहाँ पे ये ख़त्म होती है, वो 2 डिग्री है। स्ट्रेटोस्फेयर इज लेयर्ड इन टेम्परेचर एज शोन इन द फिगर 14.2। ये उसने बनाई हुई है कि एक लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, हम इसको डिवाइड करते हैं मिडल में, और एक अपर स्ट्रेटोस्फेयर है। Since ozone in the upper layer absorbs high energy ultraviolet radiations and it breaks down into monoatomic and diatomic oxygen. ओजोन है O3, वो कह रहा है अपर लेयर में ना ओजोन सूरज की अल्ट्रावायलेट, बहुत शदीद किस्म की हाई एनर्जी वाली होती हैं वो वेव्स, अल्ट्रावायलेट ही होती हैं, उनको ऑब्जॉर्व करता है। वो हमारे तक पहुंचा ना तो हमारे स्किन कैंसर होने का ख़तरा है, वो हम तक ये ओजोन लेयर पहुंचने नहीं देती उसको। तो वो कह रहा है ओजोन ऊपर उसको ऑब्जॉर्व करके ऑक्सीजन में और ओ यानी मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन में और एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। O2 + O, डाई एटॉमिक 2 एटम वाली ऑक्सीजन और एक मोनोएटॉमिक 1 एटम वाली ऑक्सीजन में टूट जाती है। द मिड स्ट्रेटोस्फेयर, दरमियान वाली स्ट्रेटोस्फेयर जो है, हैज़ लेस UV लाइट पासिंग थ्रू इट। यहाँ पे कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है। हेयर यहाँ पे O और O2 जो ऊपर बनी थी वो नीचे आके मिल के क्या बना देती हैं, ओजोन, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी ये दो मिल के जब ओजोन बनाएंगी तो हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जब हीट निकलेगी तो हीट निकलने से टेम्परेचर बढ़ेगा। ओजोन फॉर्मेशन इन दिस रीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर और ओजोन में फ़र्क, ओजोन गैस है एक O3, ये गैस बन रही है। जैसे जैसे ये बनती जाएगी ना, ये एक अपनी लेयर, एक सतह बना देगी एटमॉस्फेयर में मिल के, जहाँ पे ये जमा होती जाएगी, उसको हम ओजोन लेयर कहेंगे। ओजोन लेयर कहाँ पे है? मिड स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है। ऊपर तो ये टूट जाती है ना, 3 हमने डिवाइड किया ना स्ट्रेटोस्फेयर को, लोअर, मिडल और अपर। अपर में ये टूट के ऑक्सीजन और O बना देती है, मोनोटॉमिक ऑक्सीजन, और मिड में ये दोनों मिल के क्या बना देती हैं, ओजोन बना देती हैं। तो ये किस में होती है? ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? जहाँ पे वो बन रही है ओजोन,
मिड स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन बन रही है तो वो ओजोन लेयर बन जाएगी। द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत कम यूवी रेडिएशन आती हैं, तो यहाँ पे मोनोटॉमिक ऑक्सीजन होती नहीं है तो ओजोन बनती नहीं है। मोनोटॉमिक ऑक्सीजन होगी नहीं, इसलिए वो मिलके ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन तो होगी ना एटमॉस्फेयर में, हमें पता है 21% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो पहले ही O2 तो है, लेकिन मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन जो भी होगी ना एटमॉस्फेयर में वो O2 की फॉर्म में होगी, वो तो है ही है, 21% जो है ना वो O2 की फॉर्म में है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है मोनोटॉमिक। वो कहाँ बनती है? अपर लेयर में बनती है टूट के, जब ओजोन टूटती है, और मिड में आके वो O2 के साथ मिलकर ओजोन बना देती है। नीचे वाली लेयर में वो होती नहीं है, सिर्फ O2 होती है, तो O2O से मिलकर ओजोन बना ही नहीं सकती, फिर कम होगा। आपने ये याद रखना ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे मरी की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होगा, उससे ऊपर जाएंगे ओजोन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर मीजो में यानी एक में कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, फिर आखिर में फिर बढ़ेगा। आखिरी वाली है भी थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब ही टेम्परेचर होता है, तो थर्मोस्फेयर से का मतलब आप ये याद रखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा फिर बढ़ेगा। अभी बस ये मरी वाली एग्जांपल याद रख लो आप अपने जहन में, बाकी सारा आपका आसान हो जाएगा। यानी हम यहाँ से मरी जाते हैं, क्या होता है? ठंड होती है, टेम्परेचर कम हो रहा होता है, उससे ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा। ये तरीका आप याद रख लो। पोल्यूटेंट क्या होता है? पहली बात तो ये समझ लो, पोल्यूटेंट इज़ अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर। हवा को गंदा करता है, पानी को गंदा करता है, या ज़मीन को गंदा करता है। कोई भी वेस्ट मटेरियल, कोई भी हमारे लिए जो फालतू मटेरियल है, फालतू चीज़ है, वो क्या करती है? उसे हम पोल्यूटेंट कहते हैं, जो हवा को, पानी को या ज़मीन को गंदा करे। 3 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट, यानी 3 ऐसी चीज़ें हैं वो जो हमें बता देती हैं कि ये पोल्यूटेंट कितना स्वेयर, कितना ख़तरनाक हो सकता है। पहली है इट्स केमिकल नेचर, के वो बना किस चीज़ का हुआ। दूसरी है कंसनट्रेशन, है कितनी ज़्यादा तादाद में। और तीसरी बात परसिस्टेंस, यानी कितनी देर तक वो वहाँ रहता है। 3 चीज़ें, वो बना किस चीज़ से हुआ है, उसकी तादाद कितनी है, कंसनट्रेशन अमाउंट को कहते हैं, और परसिस्टेंट कितनी देर तक वो रहता है उस जगह पे। दीज पोल्यूटेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्चार्ज टू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारे अपने करतूत हैं, हम खुद बनाते हैं और इसको फिर डिस्चार्ज करते हैं, फिर ये हमारे लिए अज़ाब बन जाते हैं। दे मेक द इन्वायरमेंट हार्मफुल टू लाइफ, ख़तरनाक बना देते हैं। पोल्यूटेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच काज पोल्यूशन, और कंटेमिनेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। अब पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट में फ़र्क याद रखो। कंटेमिनेंट ज़रूरी नहीं कि वो पोल्यूटेंट हो, कंटेमिनेंट वो है कि जो किसी भी चीज़ को इम्प्योर, एक प्योर चीज़ है उसमें हम कोई चीज़ डाल दें, कंटेमिनेंट हो गया। जबकि पोल्यूटेंट ये है कि जो ज़रूर उसको पोल्यूट करे, उसको ख़राब करे, गंदा कर दे, वो होता है पोल्यूटेंट। रेत के ज़रात डाल देना पानी में तो वो पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा, यानी उसमें रेत के ज़रात हैं, प्योर वाटर नहीं है, इम्प्योर बन जाएगा, लेकिन वो पोल्यूटेंट नहीं होगा। नाम से ही आपको याद हो जाएगा, पोल्यूटेंट्स आर दोज विच काज पोल्यूशन, कंटेमिनेंट्स आर दोज विच मेक समथिंग इम्प्योर। बस हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में होंगे उनको एयर पोल्यूटेंट्स, जो पानी में होंगे उनको वाटर पोल्यूटेंट्स, और जो ज़मीन में होंगे उनको कहेंगे सॉइल पोल्यूटेंट्स। इवन अ बेनिफिशियल सब्सटेंस बियॉन्ड अ स्पेसिफिक कंसनट्रेशन में भी हार्मफुल, यानी ये एक चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना, उसको भी हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो हो जाए, वो भी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। एयर पोल्यूटेंट्स मौसम को तब्दील कर सकते हैं, हमारी सेहत पे ख़तरनाक असरात रखते हैं, पौधों को और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स 2 हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स प्राइमरी कौन से हैं? और वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स ड्रिवन आउट बिकॉज ऑफ कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये वो वेस्ट या एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स, एग्जॉस्ट आपने एग्जॉस्ट पंखे देखे हुए, वो क्या करते हैं, चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स भी वही हैं जो चीज़ें बाहर निकलती हैं किसी भी चीज़ से, वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स ड्रिवन आउट, बाहर निकलती हैं बिकॉज ऑफ कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम आग लगाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तेल को, गैस को, कोयले को, जब हम आग लगाते हैं या किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, तो ये हमारे पास जो गैसेज या जो भी चीज़ें निकलती हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इनमें हमारे पास ऑक्साइड्स आ जाते हैं सल्फ़र के, SO2 और SO3। ऑक्साइड्स आ जाते हैं कार्बन के, CO2 और CO। ऑक्साइड्स आ जाते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रिक ऑक्साइड। और हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, मीथेन हो गया, अमोनिया और कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। ये हैं हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंडरी वो हैं जो रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, यानी प्राइमरी जो हमारे पास बने थे ना कंबस्टन से, वो जब आपस में मिल के कोई और चीज़ बनाए और वो भी आगे से पोल्यूशन कॉज करे, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। इनमें सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ओजोन है, एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेन है। आगे हम पढ़ते हैं सोर्सेज। एज़ यू नो 99% हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरी गैसेस भी माइनर क्वांटिटीज़ में हैं। दे हैव मेजर इफेक्ट, जो माइनर है ना उनका मेजर इफेक्ट है।
क्योंकि उन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे लिए ख़तरनाक इतनी नहीं है। जो कि दूसरी हैं वो उनमें अगर कमी बेशी होगी, जो कि हैं भी कम तादाद में, तो उनकी कमी बेशी हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। एटमॉस्फेयर डिटरमाइंस द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव, सो दीज माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेफ अप टू कंसंट्रेशन लिमिट। वो सेफ़ हैं एक हद तक, अगर अपनी हद क्रॉस करेंगे तो फिर ख़तरनाक हो जाएंगे। लेकिन कुछ एरियाज़ में दिस लिमिट हमारे पास क्रॉस हो रही है पिछले 60 साल से। इस वजह से हमारी अपनी करतूतों की वजह से, इस वजह से हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। ये एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या हैं? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की वगैरह सोर्सेज क्या हैं? वोल्केनिक इरप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मेजर सोर्स फॉर इमिशन ऑफ गैसेस, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये हर चीज़ में आएगा कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम आग लगाते हैं कोयले को, पेट्रोल को या नेचुरल गैस को, कंबस्शन इंजन ऑफ गाड़ियों में, भट्ठों में, ये जो आग निकलती है ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाए, लकड़ी को आग लगाएं तो भी ये निकलते हैं। जब ऑक्सीजन कम होगी तो ज़ाहिर बात है कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने पढ़ा था ना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स में, कि जब ऑक्सीजन कम होती है तो सफोकेशन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ऑक्सीडेशन में। तो जब ऑक्सीजन कम होगी तो क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है बहुत कम है, 0.03% है एटमॉस्फेयर में। वो क्या बनाती है? एक लेयर बनाती है हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द, लाइक एन इन्वेलप। एक हमारे इर्द गिर्द एक लेयर बना देती है जो हमारी ज़मीन को कवर करके रखती है। इन्वेलप कहते हैं जो भी पैकेट होता है ना जिसमें कोई चीज़ हो, इन्वेलप जिसमें आप खत डालते हो, इन्वेलप यानी वो उसको कवर करता है, हमारी ज़मीन के गिर्द इन्वेलप बनाती है ये। इट अलाउज द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीच अप टू द अर्थ। वो ये करती है कि जो हमारे पास सूरज से रोशनी आ रही है या हीट आ रही है उसको तो अपने अंदर से गुजरने देती है। These rays are reflected from the earth surface and go back to the upper atmosphere। ये हमारे पास नीचे तस्वीर भी बनी। नॉर्मल कंसनट्रेशन जब होगी ना वो रिटेन्स इनफ हीट टू कीप द एटमोसफियर वार्म। वो ये करती है कि ऊपर से सूरज से तो हमारे पास आने देती है, लेकिन ज़मीन की रिफ्लेक्टेड रेज को ना थोड़ा सा अब्जॉर्ब करके रखती है, हमने ऊपर भी पढ़ा है। तो उस वजह से हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रहता है। नॉर्मल कंसनट्रेशन तो हमारे लिए ज़रूरी भी है एंड बेनिफिशियल भी है, यानी हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारे लिए फ़ायदा मंद भी है फॉर कीपिंग द टेम्परेचर वार्म, कि वो टेम्परेचर को गर्म रखे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ज़मीन जो है वो अनइनहेबिटेबल, रहने के काबिल ही नहीं होनी थी अगर ये ना होती, ये टेम्परेचर को गर्म रखती। क्यों? क्योंकि जो हीट हमारे से रिफ्लेक्ट होनी थी ज़मीन से वो सारी बाहर निकल जाती और इतनी ठंड होती कि रह भी नहीं सकते थे। अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड भी -20 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर होता अगर ये ना होती, ये हमारे पास हीट एब्जॉर्ब ना करती जो हमारी ज़मीन रिफ्लेक्ट करती है, तो -20 होता। जबकि आज का हमारे पास एवरेज टेम्परेचर पूरी दुनिया का क्या है? ज़मीन का 15 डिग्री, जिसमें हम रह सकते हैं, वो भी ठंडा है, 15 डिग्री ठंडा टेम्परेचर है। अगर ये ना होती तो फिर -20 होता। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है, रादर ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम एक तो ये हमारे बैलेंस रखती है टेम्परेचर को, दूसरा इसेंशियल फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए ज़रूरी है। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, बायो में भी आपने पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेके हमें ऑक्सीजन देती हैं। जैसे हमारे लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाते हैं, जबकि हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन में, सांस लेने में, और हम निकालते बाहर हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह एक नेचुरल बैलेंस बना हुआ, जो हम निकालते हैं वो इस्तेमाल करके हमें ऑक्सीजन दे देते हैं पौधे। बैलेंस जो है ना, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ने से, हमारी हरकतों की वजह से, गाड़ियों से जो निकलता है, हम जो आग लगाते हैं, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ये बैलेंस ख़राब हो रहा है। ये देखो इक्वेशन उन्होंने नीचे दी हुई है। पौधे जो हैं वो हम पहले क्या करते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज हम लेते हैं, खुराक जो भी खाते हैं उसमें ग्लूकोज अक्सर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ लिया, और साथ ऑक्सीजन लेते हैं हम। उसके नतीजे में हम कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस्तेमाल करके हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज दे देते हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल बैलेंस एक बना हुआ है, लेकिन हमारी हरकत इसको ख़राब कर रही हैं। आल्दो कार्बन डाइऑक्साइड ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इसकी ज़्यादा तादाद जब होगी ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आग लगाएंगे हम डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ अपनी हरकत की वजह से, तो ये क्या होगा? ख़तरनाक हो जाएगा, अलार्मिंग ख़तरनाक। CO2 इन द एटमोसफेयर एक्ट्स लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, अब इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस एक होता है हमारे पास जिसमें वो यही काम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास करती है, उसी तरह जिस तरह ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस क्या करता है कि वो एक लेयर बनी होती है, ग्रीन ग्लास होता है हमारे पास एक, वो हमारे पास UV लाइट्स को तो पास होने देता है, उसके अंदर हम पौधे उगाते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को पास होने देता है, लेकिन जो पौधे उसके नतीजे में रिफ्लेक्ट करते हैं ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, जिनकी एनर्जी कम होती है,
और वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इस वजह से वो उनको पास नहीं करने देता, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, तो अंदर गर्मी बढ़ती रहती है और पौधे उससे ग्रो करते हैं। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस, और ग्रीन हाउस इफेक्ट यही होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का इससे क्या लेना देना, देखो ये क्या करता है, लाइक ग्लास वाल ऑफ ग्रीन हाउस, जिस तरह ग्रीन हाउस में एक ग्लास वाल होती है जो कि यूवी लाइट को पास होने देती है लेकिन आईआर को नहीं होने देती। इट अलाउज यूवी रेडिएशंस टू पास बट डज नॉट अलाउ द आईआर रेडिएशंस टू पास थ्रू इट, लेकिन आईआर को नहीं गुजरने देगी। सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटेड बाय द अर्थ को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे जैसे कंसनट्रेशन बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ज़्यादा लेयर होगी तो ये ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करेगी, तो जितना ज़्यादा रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करेगी उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इट हेल्प्स टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन, ये जो है ना ज़मीन की सतह को ठंडा होने से रोकती है। एट ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त ज़्यादा ठंडी भी ना हो जाए कि हम उसमें सो भी ना सकें। एज द कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी, लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देयरफॉर एवरेज टेम्परेचर जो है ना हमारे पास सरफेस का बढ़ जाता है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा। ग्रेटर इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर इज़ द ट्रैपिंग ऑफ हीट और वार्मिंग, उतना ज़्यादा हीट वो पकड़ेगी और गर्म करेगी। ड्यू टू इंक्रीज्ड वार्मिंग, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये जो इफेक्ट है ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना उसकी वजह से, लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ना है ख़ास तौर पे वो है ग्लोबल वार्मिंग। ये डायग्राम में भी उन्होंने समझाया हुआ है कि हमारे पास नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीट गोइंग आउट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कम होगी ना लेयर उसकी, तो वो अर्थ को यूवी लाइट सूरज से जो आ रही है वो पास हो जाएगी, और अर्थ से जो आई आ रहा है वो भी कुछ पास हो जाएगी और कुछ नीचे रह जाएगी, क्योंकि लेयर बनी हुई है ना तो ज़्यादा सारी पास नहीं होगी, कुछ जो होगी वो पास हो जाएगी। लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मोटी होगी अगली डायग्राम में, तो इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हरकत की वजह से कुछ ज़्यादा हीट को पकड़ लेती है और कम को जाने देती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता रहता है। पहले में उन्होंने कहा है कि हीट निकल जाती है, यानी बहुत कम रोकती है, ज़्यादातर निकल जाती है, बैलेंस रहता है टेम्परेचर। अब इसके असरात क्या हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज रिजल्टिंग इंक्रीजिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0.05 डिग्री हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये कम टेम्परेचर नहीं है, 0.05 डिग्री हर साल बढ़े तो ये आपके कई सालों बाद आपका एवरेज टेम्परेचर जो है ना वो हिल के रह जाएगा। इट इज़ काजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स, हमारे मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कभी कोई मौसम गर्मियों का पहले शुरू हो जाता है, सर्दियाँ कभी देर से शुरू होती हैं, ज़्यादा देर तक रहती हैं, तो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रखनी, शिद्दत के मौसम हो रहे हैं, पहले इतनी शिद्दत की सर्दियाँ भी नहीं होती थी और गर्मियाँ भी, अब मौसम तब्दील हो रहे हैं, 50 डिग्री से ऊपर तक टेम्परेचर जा रहे हैं। ग्लेशियर को मेल्ट कर रही है, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारे पास सैलाब आते हैं उसकी वजह से जारी बात है, जब बर्फ़ पिघलेगी वो दरियाओं में आएगी तो उसकी वजह से सैलाब आएंगे। सी लेवल इज़ राइजिंग, समंदर की सतह का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे दरिया में पानी ज़्यादा होगा, समुद्रों में वो सारे दरिया जाएंगे तो समंदर का लेवल भी बढ़ेगा। लो लाइंग एरियाज़ आर लायबल टू बी सबमर्ज्ड, यानी जो समंदर की सतह के करीब रहते हैं ना, जैसे वेस्ट इंडीज़ हो गई और भी ममालिक हो गए जो समंदर की सतह के करीब हैं, जब समंदर की सतह का लेवल बढ़ेगा तो ख़तरा है कि वो बेचारे ममालिक जो हैं वो उसमें डूब जाएँ, सबमर्ज हो जाएँ। टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड नो लॉन्गर हैबिटेबल, यानी कि पहले से ज़मीन आबाद है, बाद में समंदर का जब लेवल बढ़ेगा तो वो ज़मीन आबाद रहने के काबिल नहीं रहेगी, तो दुनिया जो है ना रहने के काबिल की जगह कम होती जाएगी। मोनोऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट है, इट हेल्थ हैजर्ड बिकॉज हाईली पॉइजनस है, मीन कलरलेस ऑर्डरलेस इज प्रेजेंट कैन नॉट बी नोटिस्ड ईजिली एंड रेडिली, क्योंकि इसका रंग भी नहीं होता और इसका कोई कलर स्मेल भी नहीं होती, हमें पता भी नहीं चल सकता कि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई गैस भी है या नहीं, हमें महसूस भी नहीं होगा कि इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती कार्बन मोनोऑक्साइड की। जब हम इसे अंदर लेंगे तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ये क्या करती है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को रोक देती है हमारे जिस्म में, इस वजह से हमें सफोकेशन होती है, सर में दर्द होता है, थकावट होती है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं और बाद में हमारी मौत भी हो सकती है, सांस लेने में मुश्किल होती है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो। दिस इज़ द रीज़न वाई बर्निंग इज़ नॉट अलाउड इन क्लोज प्लेसेस, यानी जो जगह तंग है वहाँ पे आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन ये ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी, कंबस्टन की बजाय